दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के इतिहास भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ और यूरोप में जो फ्रेंच क्रांति थी, राष्ट्रवाद का उदय था, इटली और जर्मनी की जो स्थिति थी उससे राष्ट्रवाद पनपा था। आज के इस वीडियो में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चित्र है फ्रेडरिक सारियो द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 का चित्र दर्शाया गया है। दोस्तों 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे और इसमें सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं और सारियों के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति में कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं जो तब तक राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट बन चुके थे। और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। और ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने ये छवि निर्मित की थी जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा थामे हुए हैं वह 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक जर्मन भाषा भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया, 2 सिलसिलियों की जो है राजशाही, लैम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। और ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं और चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यहाँ पर देखिए कुछ नए शब्द आए हैं जैसे निरंकुशवाद जिसको एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा जाता है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो एकदम केंद्रित हो और सैन्य बल पर आधारित हो, दमनकारी सरकारें हो जिसमें। दूसरा शब्द है यूटोपिया। यूटोपिया को कल्पनालोक या कल्पनादर्श कहा जाता है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। दोस्तों इस अध्याय में कई ऐसे विषयों की चर्चा की जाएगी जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने की है। और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। पहले राजाओं का शासन था जो वंशानुगत था, लेकिन उनके स्थान पर आधुनिक राज्यों का उदय हुआ जिनको राष्ट्र राज्य कहा जाता है। और यहाँ पर प्रभुसत्ता, राष्ट्र राज्यों में प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों की बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना होती थी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। और इसमें हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अर्नस्ट रेनन, राष्ट्र क्या है? दोस्तों फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1882 में सोबान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र को अपने समझ को प्रस्तुत किया था। बाद में ये व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट सीक्यू यूनियन नेशन यानी राष्ट्र क्या है। रेनन ने अन्य लोगों की इस विचार को आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है।
वो कहता है रेनन कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है और शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव यह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर राष्ट्र जो है केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से नहीं बल्कि समान विचारों से, समान विचारधाराओं से भी बनता है। जनमत संग्रह क्या होता है? तो ये एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। अब आइए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति जो है विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का वर्ष जो है वो है आपका 1789। दोस्तों, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था और फ्रांसीसी क्रांति से जो है ये सत्ता राजतंत्र से निकली और फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हो गई और ये घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियत या भाग्य को तय करेंगे। प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना बनी। इसमें पितृभूमि और नागरिक ऐसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा यानी ट्राई कलर चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और जो स्टेट जनरल पहले था उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गईं, शपथ ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब किसके नाम पे हुआ? ये सब राष्ट्र के नाम पे हुआ और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, भार नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझी भाषा बन गई थी। तो ये है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के एक राष्ट्र के रूप में उदय होने की प्रक्रिया। जो फ्रांसीसी क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये घोषणा की थी फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए और फ्रांस जो है यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा, ऐसा क्रांतिकारियों का विचार था। तो जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के कुछ शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के अनेक सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उनके फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता भी तैयार किया और 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसे और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। दोस्तों, फ्रांस में जो नेपोलियन था, नेपोलियन के नियंत्रण में विशाल क्षेत्र था। उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट करने का कार्य किया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाया जा सके। 1804 की नागरिक संहिता या सिविल कोड है, इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए, कानून के समक्ष समानता यानी बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और फ्रांसीसी नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी इस कानून को लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। वहाँ पर जो सामंती व्यवस्था थी, पुरानी परंपरागत सामंती व्यवस्था, उसको समाप्त किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सभी लोगों को आज़ादी मिली, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसान हो, कारीगर हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, सभी को। और उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून जो है
वो मानक भार और मानक नापतोल तथा राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। तो ये सारी जो सुविधाएं या व्यवस्थाएं नेपोलियन द्वारा बनाई जा रही थीं, वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जो जीते हुए इलाके थे, स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हुई। शुरुआत में अनेक स्थानों पे हालैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। लेकिन ये शुरुआती उत्साह धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया, जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। क्योंकि उस समय कर बढ़ गए, सेंसरशिप लागू हो गया। यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान जो थे, वो प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। तो शुरू में जहां लोग इसके प्रति आकर्षित हुए, बाद में उनका विरोध भी हुआ। यहाँ पर देखिए, राइनलैंड का डाकिया लाइपेज से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी उस चिट्ठी पर उन भूभावकों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति को समझने के बाद आइए जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आप 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि अब हैं। आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में राष्ट्र राज्यों को जानते हैं। तब वे राजशाही, डची और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र होते थे। और ये सभी यानी पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे, अलग जातीय समूहों के सदस्य थे। और ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैप्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जाते थे। हैप्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटालवी भाषाभाषी प्रांत थे। हंगरी में आधे लोग मैयार भाषा बोलते थे और कुछ लोग सामान्य बोलियों का प्रयोग करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा बड़ी संख्या में इस साम्राज्य में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग थे। और ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था और तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व ये था कि सभी लोग सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। 1814-15 में नेपोलियन का पतन हुआ, वियना शांति संधि हुई। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई और यहाँ पर क्या हुआ कि आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत हुई। 1859 से 1870 के मध्य इटली का एकीकरण हुआ और 1866 से 1871 के मध्य जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में हैप्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। दोस्तों, बात हम ये कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार जो था वो कैसे पनपा। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, जिसके पास जमीन का स्वामित्व था। और ये जो वर्ग था या क्लास था, इसके सभी सदस्य साझा जीवन शैली से जुड़े हुए थे। ग्रामीण इलाकों में वे जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनके परिवार वैवाहिक बंधनों में जुड़े होते थे, लेकिन ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में बहुत ही कम होता था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, खेती करते थे और पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का
उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण जो है 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हो पाया। और ये जो प्रक्रिया चल रही थी, इसके फलस्वरूप हुआ ये कि नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग पूंजीपति व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था और कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? दोस्तों, यूरोप में जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआती दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़ा था। उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है और ये लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। तो नए जो लोग थे, नए मध्यम वर्ग के लोग थे, उदारवाद का उनके लिए मतलब था स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता हो जो सबकी सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ यही। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में उदारवाद था और 19वीं सदी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देने लगे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर जो समानता या कानूनी समक्षता, कानून के समक्ष समानता का विचार था, वो सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल कुछ थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया था, लेकिन नेपोलियन की जो संहिता थी वो सीमित मताधिकार वापस लाई। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। और देखा जाए तो संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन किया। आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद था, ये बाजार की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पे राज्य द्वारा जो रोक लगाए गए थे, उनके नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था और मध्यम वर्ग की ये जोरदार मांग भी थी। नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे, उससे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना और प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। सबसे बड़ी चीज़ कि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, इसलिए हिसाब लगाने में समय लगता था। कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। तो मामला ये था कि कोई भी माप तौल की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधा मानते थे और एक ऐसा एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाना चाह रहे थे जिसमें वस्तुओं और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन गठित हुआ। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। उससे पहले मुद्राएं 30 थीं और इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया और उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। लेकिन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद शुरू हुआ। 1815 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। आप जानते हैं कि इस वर्ष नेपोलियन की हार हुई थी और यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवाद क्या है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित मान्यताओं और रिवाजों पर जोर देता है और किसी भी बदलाव का या त्वरित बदलाव का समर्थन नहीं करता है। तो
कुल मिला के ये हुआ कि नेपोलियन द्वारा जो परिवर्तन थे, इससे आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाया जा सकता था। वो राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में हुआ ये कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था और उसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता करने को तैयार थे। और वियना संधि, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। इसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन के समय युद्धों के दौरान हुए थे। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन पाया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, क्योंकि इसके उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित हुआ जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमांट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बरकरार रखा गया। पूरब में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा मिला। और इन सब का उद्देश्य क्या था? इन सब का उद्देश्य पुराने राजतंत्रों की बहाली था जिनको कि नेपोलियन ने समाप्त किया था, और कुल मिलाकर यह एक रूढ़िवादी व्यवस्था लागू की जा रही थी। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं। उन्होंने उन सारी गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज़्यादा सरकारों ने इसमें सेंसरशिप के नियम बनाए और उनका उद्देश्य अखबार, किताब, नाटकों और गीतों में उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे वो उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा उठा, वो था प्रेस की आज़ादी। यहाँ पर देखिए बाईं तरफ की पट्टी पे लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। यहाँ पर चिंतकों का एक क्लब है और दाईं तरफ क्लब के नियमों की सूची है जिसमें पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, और ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेस की स्वतंत्रता न होने को किस तरह से दर्शाया गया है। अगला जो है क्रांतिकारी। दोस्तों 1815 के बाद जो था दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया था। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन भी बने थे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि आप राजसी या राजतंत्र व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जिसको वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था, और इस क्रांति का मतलब ये था स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना। तो कुल मिलाकर इटली में एक क्रांतिकारी जिउसेपी मैत्सिनी था। उसका जन्म जो है 1807 में जिनोवा में हुआ था। वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया था। उसने उसके बाद 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला ये था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य कई देशों में थे और पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा लोग थे। मैत्सिनी का ये विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, इसलिए इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना था। और मैत्सिनी का ये विचार इटली के व्यापक गणतंत्र बनाने का आधार था और उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था। अगला प्रश्न या अगला मुद्दा ये उठता है क्रांतियों का युग।
दोस्तों 1830 से 1848 को यूरोप में क्रांतियों का युग माना जाता है। रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की। उदारवादियों और राष्ट्रवादियों ने क्रांति किया। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व कौन लोग कर रहे थे? उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग। शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे, जिसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। पहला विद्रोह फ्रांस में 1830 में हुआ था। बुर्बो राजा, जिसको 1815 के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। और मैटरनिख ने एक बार ये टिप्पणी की, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए, मैटरनिख इसका टिप्पणी था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति में ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। इसके अलावा एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए 1821 में संघर्ष शुरू हुआ और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति या हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया गया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई थी। और अंत में 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो यूनान 1832 में कुस्तुनिया की संधि से एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। दोस्तों, रोमानी कला और राष्ट्रीय भावना क्या है? तो राष्ट्रवाद जो था या नेशनलिज्म, इसका विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार में भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, संस्कृति भी जुड़ी है, कला जुड़ा है, काव्य जुड़ा है, कहानी, किस्सा, संगीत जुड़ा है। और रोमानीवाद को देखें तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। और उनका प्रयास ये था कि एक सामूहिक संस्कृति, विरासत की अनुभूति हो और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। ये विशाल चित्र जो है एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियास द्वीप कहा जाता है। तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। देलाक्रोआ ने घटना को नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करते देखने वालों की भावनाओं को उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जताने की प्रेरणा दी थी। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है भावनात्मक लगाव या भावनात्मक जुड़ाव को इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड था, वो रोमानी चिंतक था। उसने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी और राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत में, जनकाव्य में, लोकगीतों में प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र करना और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए बहुत आवश्यक था। और इस मामले में हुआ ये कि स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया, लोक साहित्य को इकट्ठा किया गया और आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई और इसमें राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा में और संगीत में गुणगान कैरोलस कोपिर्स्की ने किया और पोलेनेस और माजूर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया।
भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को जबरन लादा गया था और अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को भी अधिकार बनाया था। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाला गया था और रूसी अधिकारियों ने उनको कड़ी यातना दी और सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा के प्रचार प्रसार से जो है इनकार कर दिया था और भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी। इस दौरान भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह भी हुए। 1830 का दशक जो था बड़ी भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के पहले प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद भी बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को ये प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन घरों और छोटे कारखानों में होता था और आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी भी फैल जाती थी। 1848 का कृषक विद्रोह यहाँ पर दिखाया गया है। 1848 में खाने पीने की कमी हुई, व्यापक बेरोजगारी हुई। इसके कारण फ्रांस में पेरिस के लोग सड़कों पर उतर गए थे और उन्होंने लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, काम के अधिकार की गारंटी दी, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। और इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे लेकिन दाम बहुत कम देते थे। 4 जून को यहाँ पर देखिए, 4 जून 1845 में बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली, 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी गईं। इसके अलावा एक गुट भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गांव में कोई शरण नहीं दिया। 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा और इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी। दोस्तों, उदारवादियों की क्रांति। 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई, लेकिन स्वतंत्रता और जो समानता थी उसमें महिलाओं के लिए उसका क्या अर्थ है। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल बेकर, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने कहा, प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य के निर्मित किया है। पुरुष ज़्यादा ताकतवर होते हैं और परिवार के रखवाले होते हैं और महिलाएं जो होती हैं कमज़ोर होती हैं, निर्भर और दब्बू होती हैं। पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो उस समय जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उनके विचारों में भी स्त्री पुरुष असमानता किस तरह से दर्शित होती है, यहाँ पर एक सांसद के या एक निर्वाचित सदस्य के विचार देखकर आप जान सकते हैं। दोस्तों, 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई और अनेक यूरोपीय देश में इस समय गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी चल रही थी और उस समय क्या हुआ कि राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। एक गणतंत्र की घोषणा की गई, सभी पुरुषों के लिए सार्वजनिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्र राज्य के निर्माण को आगे बढ़ाया। जर्मन इलाकों में भी बहुत संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट में मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया और फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई और इसमें एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। दोस्तों, उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा जो था वो
बहुत ही विवादास्पद था, लेकिन आंदोलन में बरसों से बड़ी संख्या में जो महिलाएं जुड़ी थी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान जो था मताधिकार से वंचित रखा गया। यहाँ पर देखिए सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद, इसमें समकालीन रंगीन चित्र ऊपर और बाईं दीर्घा में महिलाएं बैठी हैं। तो ये है जो है सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट की संसद आयोजित की गई थी। दोस्तों, रूढ़िवादी ताकतें जो थी 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, लेकिन वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई। रूढ़िवादी ताकतें जो थीं उसने पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाया, लेकिन क्रांति जो है 48 के बाद 1848 के बाद जो था मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन्हें परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। और हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की और इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया। अब आइए देखते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। पहला है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। दोस्तों, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया और जर्मनी और इटली एकीकृत होकर ऐसी दशा में राष्ट्र राज्य बने थे। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी अधिक थीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ा था, एक निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन राष्ट्र राज्य की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इसका प्रमुख मंत्री जो था ऑटो वान बिस्मार्क, जो जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है, इस प्रक्रिया का जनक था। उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में जीत हासिल की और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। यहाँ पर देखिए अंतान वान वर्नर की कृति है, वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जा रही है। दोस्तों, जर्मनी में ये जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, नेशन मेकिंग प्रक्रिया, इसने प्रसा राज्य की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाया था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया था और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए मॉडल बनी। इटली में क्या स्थिति थी? तो जर्मनी की तरह इटली में राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था। इटली में राजशाही थी, वंशानुगत होते थे और इसके अलावा 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल एक सार्डिनिया पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजाओं का शासन था। इटालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके क्षेत्रीय और स्थानीय रूप ही मौजूद थे। 1830 के दशक में मेज़्ज़नी ने एकीकृत इटालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। इसके अलावा स्थिति हुई कि इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों का एकीकृत करने का आंदोलन किया, न तो एक क्रांतिकारी था न जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इटालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था और फ्रांस में सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था। सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इसके अलावा नियमित सैनिकों के अलावा गैरीबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था।
1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन भी वो लोग पा गए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था, लेकिन इटली की अधिकांश जनसंख्या निरक्षरता दर बहुत अधिक थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी भावना को नहीं जानते थे। दक्षिणी इटली में जिन किसानों ने गैरीबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना भी नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ब्रिटेन की इस समय अजीब दास्तान थी। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राज्य का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं और ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य निर्जातीय पहचान थे और इन सभी जातीय समूहों की अपनी अपनी पहचान थी। निर्जातीय पहचान होती है एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा ऐसा पृष्ठभूमि जिसमें कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो। आंग्ल भाषा जैसे जैसे धन, दौलत और अहमियत, सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के जो अन्य राष्ट्र थे उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हुआ और 1688 में एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद या इंग्लिश पार्लियामेंट ने राजतंत्र से शासन छीन लिया और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इटली था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया और ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। अगर जो देखा जाए तो स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों के ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा और स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मनाही थी। आयरलैंड में भी ऐसा ही हुआ था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों की ये देश बटा हुआ था और अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी और बोल्टन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर आंग्ल संस्कृति हावी थी और उसका प्रचार प्रसार किया गया। फिर ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों जैसे ब्रिटानी झंडा जिसका नाम यूनियन जैक है, राष्ट्रीय गान जिसको कि गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह पाए थे। यहाँ पर देखिए गैरीबाल्डी और सार्डिनिया पीडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली नामक बूट या जूता पहनने में मदद कर रहा है जो 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी? यहाँ पर एक डाक टिकट है जिसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है। ये फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोस्तों, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, लेकिन राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए? तो कई कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करने का प्रयास किया और राष्ट्र को एक रूप या छवि में अंकित किया। कई देशों में महिला या नारी जो है राष्ट्र का रूपक बन गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था और देखिए नारी के रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया और इस स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा और कलगी उसके निशानी थे। दोस्तों, ये जो नारियों की मारियान की छवि है सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी और मारियान जो थी जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए जर्मेनिया जो चित्रकार फिलिप बेट का 1848 में चित्रकार बनाया गया है और ये सूती झंडे पर बनाया गया चित्र है। तो यहाँ पर जर्मेनिया की कृति को दर्शाया गया है। रूपक क्या होता है कि जब किसी अमूर्त विचार
को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। दोस्तों, टूटी हुई बेड़ियों के कुछ अर्थ होते हैं। देखिए, टूटी हुई बेड़ियों के अर्थ होते हैं, इनको जान लें। आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच का अर्थ है जर्मन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है और तलवार मुकाबले की तैयारी है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों की ड्यूक्स ने प्रतिबंधित किया था। और उगते सूर्य की किरण एक नए युग का सूत्रपात करती है। यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं। द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, ये जूलियस ह्यूबनर की कृति है 1850 की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक चित्र है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया का चित्र है। 1860 में लॉरेंज क्लासन का यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया था और जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। दोस्तों, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद इस समय पनपा। राष्ट्रवाद का आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो पहले भाग में था। जो राष्ट्रवाद था अब धीरे धीरे विकृत होकर साम्राज्यवाद में बदलने लगा और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के इस्तेमाल से लोगों को इसमें घसीटा जाने लगा साम्राज्यवाद में। और 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए खुद को मजबूत बनाना चाहा, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। इसके अलावा बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया और बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों में देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूरोपीय शक्तियों और परिस्थितियां उस समय जटिल हो गई थी। बड़ी महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। ये प्रतिस्पर्धा व्यापार, उपनिवेशों के साथ सैनिक संबंध, सैनिक ताकत के लिए थी। बाल्कन समस्या जैसे आगे बढ़ी, ये प्रतिस्पर्धाएं खुलकर आईं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके अब उस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, जिससे इलाके में कई युद्ध हुए और अंत में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र है जिसमें उसके उपलब्धियों को फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और फेडरेशन, ये देखिए इस चित्र से दर्शाया गया है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इसी बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिसका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में संगठित किया जाना चाहिए, अब ये सार्वभौमिक और सर्वमान्य मान लिया गया था। तो ये था दोस्तों आज का जो वीडियो था 10वीं कक्षा के इतिहास, भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का पहला अध्याय था कि राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप में किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसके बारे में ये अध्याय था। अध्याय थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।